हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है चाइल्ड डेवलपमेंट पर, यानी कि हम बाल विकास पढ़ रहे हैं। तो जो इससे पहले हमारी क्लास हुई थी, कल तो संडे था। इससे पहले यानी कि जो सैटरडे को हमने देखा था, वो देखा था स्त्री प्रजनन तंत्र के बारे में। और आपको पता है कि जो स्त्री प्रजनन तंत्र का प्रमुख अंग होता है, वो आंतरिक अंग होता है, जिसमें 4 प्रमुख अंग पाए जाते हैं। पहला था क्या? ओवरी। दूसरा था फैलोपियन ट्यूब। तीसरा था यूट्रस। और चौथा जो था, हमने उसके बारे में बात किया था वजाइना की। हमने इन तीनों चारों के बारे में डिस्कस किया था। तो जो अंडाशय था, उसका काम था अंडे का निर्माण करना। जो मुख्य कार्य था, वो था अंडे का निर्माण करना। जो प्रजनन हार्मोन होते हैं, उनका उत्पादन करना। साथ ही साथ जो मासिक धर्म होता है, उन पर नियंत्रण करना था। और जो अंडवाहिनी थी, उसका कार्य क्या था? तो उसका कार्य था कि जो परिपक्व अंडाणु हुए हैं गर्भाशय में, सॉरी, जो अभी आपने देखा किसके बारे में? जो अभी आपने देखा अंडाशय के बारे में, यानी कि जो ओवरी थी। तो ओवरी का जो मुख्य काम था, वो था अंडे का निर्माण करना। वहीं जब हमने बात किया फैलोपियन ट्यूब की, तो ये जो परिपक्व अंडाणु होता है, उनको गर्भाशय तक ले जाने का कार्य करता है। गर्भाशय जो है, वो बच्चे को 9 माह तक सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे बच्चा वहाँ पर फलता है, उसका पालन-पोषण होता है। कहाँ पर? तो गर्भाशय में होता है। साथ ही साथ हमने ये देखा था कि जो योनि होती है, यानी कि जो वजाइना होती है, वो उन्हीं अंडाणुओं को जब वो बच्चा बन जाता है, तो बच्चे के जन्म में सहायता होती है इसी योनि के द्वारा, यानी कि जो वजाइना है, वजाइना के द्वारा ही बच्चा संसार में आता है। तो ये 4 प्रमुख कार्य हमने देखे थे स्त्री प्रजनन तंत्र के, जो आंतरिक अंग थे उनके बारे में। साथ ही साथ हमने कुछ स्त्री प्रजनन तंत्र की जो कुछ क्रियाएँ होती हैं, उस पर हमने चर्चा किया था। जैसे जैसे कि मासिक धर्म। तो ये मासिक धर्म स्टार्ट कब होता है? तो 11 से 13 वर्ष की आयु में। और चलता कब तक है? तो 40 से 45 वर्ष की आयु तक। फिर हमने जो पीड़ादायक मासिक धर्म होता है, उसके कारण पर चर्चा किया था। साथ ही साथ शुक्राणु और अंडाणु का परिपक्वीकरण देखा था। निषेचन भी हमने देखा था कि किस तरह से अंडाणु और शुक्राणु निषेचित होते हैं। और लास्ट में हमने गर्भाधान की प्रक्रिया भी देखी थी। ठीक? तो ये तो था जो हमने स्त्री प्रजनन तंत्र के बारे में बात किया था। कब? शनिवार को। लेकिन आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें उसी के आगे अब और क्या देखेंगे? तो आज हम उसी के आगे देखेंगे गर्भावस्था के लक्षण और उसकी समस्याएँ। उम्मीद है कि आपने शनिवार की क्लास को रिकॉल कर लिया होगा, ठीक? तो आज की क्लास में हमें देखना है कि गर्भावस्था के क्या लक्षण दिखाई देते हैं और इनकी समस्याएँ क्या-क्या होती हैं, ठीक? तो आपको कुछ नोट डाउन किया गया है, जिसे हम पहले देख लेते हैं। तो गर्भाधान की क्रिया के पश्चात नए जीव के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और इस अवस्था को गर्भावस्था भी कहा जाता है। तो जो गर्भाधान की प्रक्रिया है, जब ये पूर्ण हो जाती है, तो इसके बाद एक नए जीव का विकास प्रारंभ हो जाता है। और जो यही अवस्था होती है, वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है प्रेगनेंसी, या फिर वही कहलाती है गर्भावस्था। तो जीव के विकास के कारण गर्भवती स्त्री के शरीर में काफ़ी परिवर्तन आते हैं, अनेक परिवर्तन आते हैं, जो गर्भावस्था के लक्षणों के रूप में प्रकट होने लगते हैं। ये जो परिवर्तन होते हैं, 1-2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन-कौन से? यानी कि एक ऐसे होते हैं जिसे हम कहते हैं प्रातीतिक लक्षण,
ये ऐसा लक्षण होता है जिसे स्त्री स्वयं अनुभव करती है, ठीक? लेकिन वहीं दूसरा जो होता है वो होता है वैश्विक लक्षण। इसे परीक्षण द्वारा जाना जा सकता है। लेकिन ये जो पहला होता है प्रातीतिक, ये स्त्री स्वयं ही अनुभव करती है, ठीक? तो हम समझ लेते हैं कि प्रातीतिक लक्षण क्या है और वैश्विक लक्षण क्या है। प्रातीतिक यानी कि जो प्राइमरी लक्षण हैं। प्रातीतिक का मतलब क्या होता है? प्रातीतिक का अर्थ होता है कि प्राइमरी सिम्पटम, ठीक? अब हम थोड़ी-सी इस पर चर्चा कर लेते हैं कि कौन-कौन से प्राइमरी सिम्पटम होते हैं, जिसे देखकर स्त्री ये समझ जाती है कि वो गर्भवती है। तो ये गर्भवती स्त्री में जो होने वाले प्रातीतिक लक्षण होते हैं, उसमें सबसे पहले आता है मासिक धर्म का बंद होना। तो मासिक धर्म बंद होना गर्भावस्था का प्रमुख लक्षण माना जाता है। आपको पता है कि सामान्यतः एक स्वस्थ स्त्री में हर 28 दिन पर यानी कि प्रत्येक 28 दिन में मासिक धर्म दिखाई देता है और जब गर्भाधान की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तो ये समाप्त हो जाता है। जब किसी स्त्री को गर्भ धारण कर लेती है तो उसे मासिक धर्म नहीं आता है। तो इसके पीछे का अध्ययन ये किया जाता है, मतलब इसके बारे में हमने पिछली क्लास में देखा था ज़्यादातर कि ये कितने दिन पे होता है, किस तरह से परिवर्तन होता है, तो मासिक धर्म के बारे में हमने पहले भी चर्चा कर लिया है। और जब ये अन्य लक्षण भी इसके साथ परिवर्तन होते हैं। ये सिर्फ़ एक ऐसा नहीं है कि अगर जो है आप किसी स्त्री को मासिक धर्म नहीं आ रहा है तो ये 100% है कि वो प्रेग्नेंट ही होगी, ठीक? तो ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए कुछ और भी कभी-कभी जैसे शारीरिक कमज़ोरी, खून की कमी, संवेगात्मक तनाव, ये सब भी हो जाते हैं तो भी मासिक धर्म नहीं आता है। सिर्फ़ प्रेगनेंसी में ही ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर कोई स्त्री स्वस्थ है, जिसका मासिक धर्म हमेशा समय से होता है, उसकी जो मासिक तिथि है वो 10-15 दिन अधिक हो जाए, तब हमें ये समझना चाहिए कि वो गर्भवती हो सकती है। तो इसके लिए पहले जो है चिकित्सक से परामर्श ले लेना चाहिए, तब जो है जाकर कन्फर्म होता है। दूसरा वो क्या अनुभव कर सकती है कि प्रातः काल जी मिचलाना, ठीक? तो गर्भावस्था के इस लक्षण को एक और नाम से जाना जाता है क्या? वो है मॉर्निंग मॉर्निंग सिकनेस, ठीक? इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो आपका जो प्रातः काल जी मचलाना होता है, इसे हम मॉर्निंग सिकनेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक? तो कभी पूछा जाए कि मॉर्निंग सिकनेस क्या है? तो वही प्रातःकालीन जी मचलाना, ठीक? इसमें स्त्री जो होती है वो प्रातः काल सोकर उठने के बाद उल्टी का अनुभव करती है या फिर वो उल्टी कर ही देती है। प्रातः काल के अतिरिक्त ये अनुभव वो दिन में किसी भी समय कर सकती है। कभी-कभी तो उसे चक्कर भी आता है और ये परेशानी सामान्यतः जो मासिक धर्म बंद होने के 10 दिन के बाद से ही प्रारंभ होकर 2 से 3 माह तक चलती है और ऐसा होना एक प्राकृतिक परिवर्तन होता है। इसमें भयभीत नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, ठीक? अब अगला जो इसका जो अगला प्रातीतिक लक्षण है यानी कि जो अगले प्राइमरी सिम्पटम हैं, वो क्या हैं? वो हैं बार-बार मूत्र त्याग होना। गर्भवती स्त्री को ये शिकायत जो है प्रथम 3 माह तक अधिक रहती है या कोई रोग नहीं है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अगर ये बार-बार मूत्र त्याग हो रहा है तो ये कोई रोग है। गर्भाशय का आकार बढ़ने की वजह से उसका झुकाव नीचे मूत्राशय की ओर बढ़ जाता है, जिससे जो गर्भिणी को ये शिकायत हो जाती है। प्रथम 3 माह बाद यह शिकायत कम हो जाती है, किंतु गर्भावस्था के अंतिम माह में फिर ये जो है बढ़ जाती है। अब अगला क्या वो समझ सकती है?
अगला क्या लक्षण उसको दिखाई दे सकता है? तो ये लक्षण ही हैं जो स्त्री स्वयं महसूस कर रही है। अगला है अधिक सुस्ती और नींद आना। गर्भावस्था की प्रारंभिक अवस्था में गर्भवती स्त्री अधिक थकावट और नींद का अनुभव करती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा शरीर में होने वाले परिवर्तनों के कारण ही होता है कि गर्भवती स्त्री को नींद अधिक आती है। दिन में प्रायः वह लेटी रहती है और किसी भी कार्य को करने के लिए उत्साह नहीं दिखाती है, मतलब उसके शरीर में पूरी तरह से आलस रहता है और आलस रहने के कारण, सुस्ती रहने के कारण वो किसी भी कार्य को नहीं करती है। अगला है कि मुँह से अधिक लार आना। तो ये लक्षण सभी स्त्री में नहीं देखने को मिलता है। बाकी की जो हमने ऊपर ये देखे, मासिक धर्म बंद होना, प्रातः काल जी मिचलाना, बार-बार मूत्र त्याग होना, तो और ये अधिक सुस्ती और नींद आना। तो ये जो है लगभग-लगभग सभी स्त्रियों में होता है। तो लेकिन ये जो मुँह से अधिक लार आना है, ये सभी स्त्रियों में नहीं पाया जाता है। कुछ स्त्रियों में ये देखा गया है कि उनके मुंह में साधारण अवस्था से अधिक लार बनने लगते हैं, तो ये भी एक गर्भावस्था का ही लक्षण माना जाता है। अगला लक्षण क्या हो सकता है? तो अगला लक्षण है योनि स्राव का बढ़ना। सामान्यतः योनि से निरंतर सफेद पदार्थ, एक तरल और चिपचिपा पदार्थ निकलता रहता है, जो योनि मार्ग को चिकना रखता है। गर्भावस्था में इस तरह के पदार्थ की मात्रा अधिक हो जाती है। तो ये आपके कुछ 6 लक्षण थे, जिसे जब कोई गर्भवती होती है, कोई भी स्त्री गर्भवती होती है, तो वो इन लक्षणों को स्वयं महसूस करती है। ठीक? अब ये तो रहे प्राइमरी सिम्पटम। अब हम बात कर लेते हैं कि मेन सिम्पटम क्या होते हैं, ठीक? ये तो थे प्राइमरी, जिसे सिर्फ़ वही स्त्री महसूस करती है। लेकिन अब हम बात करेंगे मेन सिम्पटम के बारे में। तो मेन सिम्पटम क्या है? वे लक्षण वे लक्षण होते हैं जिनमें स्त्री के शरीर जो अंग हैं, उनमें विभिन्न परिवर्तन देखने को मिलता है। यही हमारे क्या कहलाते हैं? मेन सिम्पटम कहलाते हैं। क्या? मेन सिम्पटम। अब इसमें आपको ज़्यादा नहीं देखना है, इसमें हम सिर्फ़ 3 बिंदु देखेंगे। वो क्या-क्या है? तो सबसे पहले चेहरे में परिवर्तन। चेहरे में परिवर्तन क्या? तो जैसे कि हमने पहले ही देखा, गर्भावस्था में जो है सुबह-सुबह क्या होता है, वमन की शिकायत होती है, तो भोजन ठीक से शरीर में नहीं पहुँचता है। अगर किसी को खाना नहीं पच रहा है, तो क्या होगा? वो बार-बार उल्टी करेगा, उसके खाना उसके शरीर में नहीं लगेगा, भोजन ठीक से उसके शरीर में नहीं पहुँचेगा। अब जब वो सही से भोजन ही नहीं कर पाएगा, तो उसको कमज़ोरी तो होगी ही। तो इसकी वजह से शरीर कमज़ोर हो जाता है और चेहरे कमज़ोर, बुझे हुए दिखाई देते हैं। आँखों के नीचे काले घेरे भी दिखाई देते हैं। ये क्या होते हैं? ये मेन सिम्पटम होते हैं कि किसी स्त्री की आँखों के आगे काले घेरे दिखाई देते हैं और ये परिवर्तन हर किसी में देखने को मिलेगा। जो हमने इससे पहले बात की, वो किसी में कम अधिक ज़रूर देखने को मिलेगा, या हो सकता है कि जो हमने प्राइमरी सिम्पटम के बारे में बात किया, तो उसमें से जैसे ये मुँह से अधिक लार आना, ये कम हो सकता है। बाकी जो है, बाकी सारे सिम्पटम उसमें भी देखे जाते हैं। लेकिन ये जो चेहरे में परिवर्तन होता है, ये मेन सिम्पटम में आता है। अब दूसरा आ जाता है पेट के आकार में परिवर्तन, यानी कि ये वो सिम्पटम है जिसे कोई भी व्यक्ति देखकर समझ जाता है, या फिर परीक्षण द्वारा ये समझा जा सकता है। हालाँकि ये सारी चीज़ें देखने पर भी पता चलती हैं। तो जो दूसरा इसका सिम्पटम होता है, वो होता है पेट के आकार में परिवर्तन। यानी कि गर्भाशय में भ्रूण के विकास के कारण धीरे-धीरे पेट के आकार में परिवर्तन होने लगता है। ये परिवर्तन जो हम देख रहे हैं, ये परिवर्तन दूसरे माह के अंत से पता चलने लगता है।
इससे पहले नहीं पता चलता है। अब कोई 1 महीने की प्रेग्नेंट औरत है या प्रेग्नेंट स्त्री है, तो क्या उसके पेट के आकार को देखकर कोई बता सकता है? नहीं। तो ये परिवर्तन दूसरे माह के अंत तक ही देखने को मिलता है। जैसे-जैसे शिशु के विकास क्रम में वृद्धि होती है, वैसे-वैसे पेट के आकार में बढ़ोतरी होती है, यानी कि वृद्धि होती है। तो 2 माह की गर्भवती स्त्री का पेट जो साधारण स्त्री है, उसकी अपेक्षा कुछ बड़ा और चपटा दिखाई देता है। तीसरे माह में पेट ऊपर की ओर थोड़ा बढ़कर अंडाकार हो जाता है, जिससे पेट के दोनों हाथ रखकर मतलब पेट पर दोनों हाथ रखकर गर्भ को इधर-उधर हिलाया जा सकता है। अब 5वें माह के अंत तक पेट का उभार काफ़ी हो जाता है और गर्भ में जो शिशु है उसकी क्रियाशीलता भी बढ़ जाती है। गर्भस्थ शिशु के हृदय की धड़कन भी प्रारंभ हो जाती है, जिसे चिकित्सक जो होते हैं स्टेथोस्कोप के द्वारा सुन लेते हैं, ठीक? वो हमको आपको नहीं सुनाई देगी। और जो अगला परिवर्तन दिखाई देता है यानी कि जो अगले सिम्पटम होते हैं, वो होते हैं स्तनों के आकार में परिवर्तन। यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो स्तनों के आकार में परिवर्तन मानव शरीर प्रकृति की एक अद्भुत कृति है, ठीक? अद्भुत कृति है। ईश्वर ने जीव के विकास के साथ-साथ उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, उनकी पूर्ति के साधन भी विकसित किए हैं। इसी प्रक्रिया में गर्भकालीन विकास के साथ वह माँ के स्तनों में उसके जन्म के बाद पालन पोषण करने के लिए दूध का निर्माण भी करना चालू कर देता है। तो गर्भकालीन अवस्था प्रारंभ होते ही स्त्री के स्तनों की जो दुग्ध ग्रंथियां होती हैं वो सक्रिय हो जाती हैं, जिससे उनमें दुग्ध निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। स्तनों का आकार भी बढ़ने लगता है। गर्भावस्था के दूसरे माह से ही स्तनों के आकार में वृद्धि हो जाती है। सबसे पहले स्तन आकार में बढ़ते हैं, फिर उनमें कड़ापन आता है और फिर निप्पल के चारों ओर का जो हिस्सा है उसमें कालापन आ जाता है। तो इसी वजह से इसी प्रकार से गर्भकालीन अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें प्रत्येक स्त्री साधारण स्त्री से भिन्न हो जाती है। एक साधारण स्त्री और एक गर्भकालीन अवस्था की जो स्त्री है उसमें आपको भिन्नता देखने को मिलेगी। गर्भकालीन आंतरिक परिवर्तनों के कारण अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाशीलता भी बढ़ जाती है। पाचन, शोषण और चयापचय की जो क्रियाएं होती हैं, उनमें भी परिवर्तन हो जाते हैं, जिससे जो गर्भवती स्त्री है, गर्भवती स्त्री को कुछ न कुछ कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ता है। तो अब हम इसी में ये तो हमने देखा कि क्या-क्या लक्षण दिखाई देते हैं, क्या-क्या सिम्पटम देखने को मिलते हैं जब एक स्त्री गर्भवती होती है। अब गर्भवती स्त्री की कुछ समस्याएँ भी होती हैं। अब वो समस्याएँ क्या हैं? तो हम उस पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो गर्भकालीन अवस्था की यानी कि गर्भावस्था की कुछ समस्याएँ भी होती हैं। अब वो समस्याएँ कौन-कौन सी हैं? तो इन समस्याओं में सबसे पहले आ जाता है प्रातःकालीन जी मचलाना। तो सामान्यतः प्रातःकालीन जी मिचलाना या फिर वमन ये गर्भावस्था का लक्षण है जो शरीर के आंतरिक परिवर्तनों के कारण विकसित होती है। किसी-किसी स्त्री में यह उग्र रूप धारण कर लेती है, जिसमें प्रातःकालीन ही नहीं, पूरे दिन वो जो है जो स्त्री होती है वो वमन की शिकार होती है। वे जो कुछ भी खाती हैं, तुरंत वो उल्टी कर देती हैं यानी कि वमन कर देती हैं और यह स्थिति गर्भकालीन शिशु और माँ दोनों के लिए ही हानिकारक होता है। ऐसा नहीं है कि बार-बार उल्टी हो रही है और माँ कुछ खा नहीं पा रही है, तो माँ के शरीर में जब नहीं जाएगा तो बच्चे को पोषण कहाँ से मिलेगा? तो ये जो वमन की शिकायत होती है, ये जो है
हर स्त्री को होती है, किसी-किसी को बहुत ज़्यादा होती है, किसी-किसी को कम होती है। लेकिन अगर ये शिकायत बहुत ज़्यादा है, तो ये गर्भवती माँ और शिशु दोनों के लिए ही हानिकारक होता है। अगला है कब्ज़। कब्ज़ में क्या होता है? तो गर्भावस्था में अधिकांश स्त्रियों को कब्ज़ की शिकायत हो जाती है, क्योंकि हार्मोन्स का असंतुलन होने के कारण पाचक रसों के स्राव में भी असंतुलन आ जाता है। यानी कि जो शरीर में हार्मोन का संतुलन होना चाहिए वो असंतुलित हो जाते हैं, और जो पाचक रस हैं उनका भी असंतुलन हो जाता है, जिससे भोजन का पाचन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। अब जब ठीक प्रकार से ना हो पाने से मल त्याग भली प्रकार से नहीं हो पाता है। अब इसकी वजह से क्या होता है? सिर दर्द होगा, पेट दर्द होगा, पेट में तनाव, मरोड़, जी मिचलाना, ये सारी शिकायतें हमको देखने को मिलती हैं। क्योंकि मल त्याग ना होने से वो आंतों में सड़ने लगते हैं, जिससे जो जहरीली गैस बनती है, इसका प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है। तो गर्भावस्था में एक समस्या हमने और देख ली, क्या? कब्ज की। अब जो अगली समस्या है वो है बार-बार पेशाब आना। तो गर्भवती स्त्री में ये शिकायत जो है गर्भावस्था से 2 से 3 माह होकर या फिर 4 से 5 माह तक चलती है। उसके बाद कम हो जाती है। फिर जो अंतिम दिन होते हैं, अंतिम दिनों में जब भ्रूण गर्भाशय के नीचे की ओर खिसक जाता है, तब मूत्राशय पर दबाव पड़ने की वजह से पुनः ये समस्या उनको होने लगती है। अब इस समस्या का मूल कारण पुनः गर्भाशय और मूत्राशय का पास-पास होना होता है। तो गर्भावस्था के प्रारंभिक दिनों के भ्रूण की जो वृद्धि होती है, वृद्धि होने से गर्भाशय पर दबाव पड़ता है और अंतिम दिनों में भ्रूण नीचे की ओर गतिशील हो जाता है। इसलिए ये शिकायत हो जाती है। रात्रि में ये समस्या तो बढ़ जाती है, जिससे जो स्त्री है उसकी निद्रा में भी बाधा आती है। अब इस समस्या से उभरने का क्या क्या इलाज हो सकता है? तो जो गर्भवती स्त्री है, उसे उसे भोजन में तरल पदार्थों का समावेश कम मात्रा में करना चाहिए, और रात्रि में सोने से पहले 1 घंटे पहले कोई तरल पदार्थ नहीं लेना चाहिए। वो जितना तरल पदार्थ लेगी बार-बार उसे ये समस्या आएगी, ठीक? और जो उत्तेजक पदार्थ हैं जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, इनका सेवन कम से कम करना चाहिए, और एक बार चाहिए कि वो सोने से पहले मूत्र त्याग कर कर अवश्य सोए। तो ऐसा करने से उसकी जो ये समस्या है जिसकी वज़ह से उसकी नींद भंग होती है, टूट जाती है, वो सो नहीं पाती है, तो ये समस्या उसको नहीं होगी, ठीक? अगला है अनिद्रा। तो गर्भावस्था की जो प्रारंभिक अवस्था है, गर्भावस्था की प्रारंभिक अवस्था में गर्भवती स्त्री को शारीरिक कमजोरी के कारण अधिक नींद आती है, जबकि गर्भावस्था के अंतिम दिनों में नींद न आने की शिकायत हो जाती है, ठीक? तो मतलब जो गर्भावस्था के अ, शुरू के समय है, उसमें प्रारंभिक समय में स्त्री को बहुत नींद आती है, उसका शरीर अधिक थकावट का अनुभव करता है। लेकिन जब गर्भावस्था के अंतिम दिन वापस आते हैं तो उसको ये नींद न आने की समस्या हो जाती है, और ये समस्या गर्भावस्था के अंतिम माह की समस्या, ये यानी कि छठे माह के बाद से, जबकि गर्भाशय में बच्चे की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, तब उत्पन्न होने लगती है, ठीक? तो इसके कारण कई हो सकते हैं, जैसे अंतिम माह में भ्रूण के विकास के कारण गर्भाशय का वजन बढ़ जाता है, जिससे स्त्री को सीधा लेटने की कठिनाई हो जाती है और ठीक से उसे नींद नहीं आ पाती है। या फिर गर्भावस्था के अन्य विकार जैसे पेशियों में ऐंठन, अपच, कब्ज, बार-बार मूत्र त्याग, ये कारण हो सकते हैं कि जो है अनिद्रा की शिकायत हो सकती है, ठीक? अब जो अगली समस्या होती वो है मांसपेशियों में ऐंठन।
तो ये समस्या जो मांसपेशियों में ऐंठन की है, ये समस्या गर्भावस्था के 5वें या 6वें माह से प्रारंभ हो जाती है। इसमें रात के समय पैरों की जो मांसपेशियाँ हैं, उन मांसपेशियों में पीड़ादायक संकुचन होता है। कुछ स्त्रियों को पेड़ों-पेशियों में भी संकुचन की शिकायत होती है, उनको दर्द रहता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? इस समस्या का प्रमुख कारण होता है कि रक्त का संचरण अच्छे से ना हो पाना। गर्भस्थ शिशु के विकास के कारण उसका दबाव पेड़ों के नीचे भाग में स्थित जो रक्त धमनियाँ होती हैं उन पर पड़ता है, जिससे नीचे के पेड़ों और टाँगों के बीच यानी कि पैरों के बीच में रक्त प्रवाह की गति धीमी हो जाती है, जिस वजह से उनकी मांसपेशियों में ऐंठन रहती है। अगला है कमर दर्द। आपने ये वाला जो ये समस्या है ये लगभग सब में देखी होगी। हालाँकि सारी समस्याएँ हर स्त्री में देखने को मिलती हैं। अब किसी में कम होती हैं, तो किसी में इसकी ज़्यादा होती है। तो जो कमर दर्द होता है, ये गर्भावस्था के अंतिम दिनों में गर्भाशय की वृद्धि होने से पेड़ों का आकार बढ़ जाता है, जिससे आसपास की जो पेशियाँ हैं, मांसपेशियाँ हैं, वो फैलने लगती हैं। जब मांसपेशियों को फैलने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाता है, तो उनमें पीड़ा होने से कमर दर्द की शिकायत हो जाती है। सामान्यतः ये समस्या कब होती है? तो ये समस्या उत्पन्न होती है 8वें माह से, ठीक? अगली जो समस्या है वो क्या हो सकती है? अगली समस्या है छाती में जलन। अब छाती में जलन ये कौन-सी समस्या है? तो छाती में जलन की समस्या भोजन के ठीक प्रकार से ना पचने के कारण होता है। अभी आपने पहले ही देखा था कि क्या कब्ज़ की शिकायत होती है। तो और ये कब्ज़ भी क्यों होता है? तो नींद ठीक से ना लेने के कारण मतलब एक समस्या दूसरी समस्या से मेल खा रही है यानी कि वजह भी बन रही है। तो छाती में जलन इसलिए होता है क्योंकि ठीक प्रकार से भोजन नहीं पच पाता है। इसमें आमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे खट्टी डकार आती है, गैस बनता है और कभी-कभी अधिक गैस बनने से हृदय के पास दर्द होता है या स्त्री जो है वो पीड़ा का अनुभव करती है। और ये वाली समस्या कब उत्पन्न होती है? तो ये समस्या गर्भावस्था के अंतिम 3 माह में अधिक देखने को मिलती है। ठीक? इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका भी कारण वही इस समस्या का मुख्य कारण जो गर्भस्थ शिशु का विकास है वो होता है। अब गर्भाशय का आकार बढ़ने से आमाशय पर दबाव पड़ता है, जिससे आमाशय में भोजन का जो पाचन है वो नहीं हो पाता है और जो आमाशय में अम्ल की मात्रा है वो बढ़ जाती है, ठीक? तो इसके लिए कर क्या सकते हैं? तो अधिक गरिष्ठ या फिर मिर्च मसाले वाले भोजन नहीं लेने चाहिए। चाय, कॉफ़ी जैसे पदार्थ को नहीं लेना चाहिए। रात को जो भोजन करें वो हल्का होना चाहिए और भोजन सोने से 2 घंटे पहले कर लेना चाहिए। अगर आप भोजन करके तुरंत लेट रहे हैं, तो वैसे भी ये हम लोग के लिए भी, सिर्फ़ एक गर्भवती स्त्री के लिए नहीं, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी भोजन करके तुरंत नहीं सोना चाहिए, ठीक? उनको खाने में फल के रस हो गए, सब्जियाँ हो गई, मतलब सब्जियों के सूप हो गए, ये सारी चीज़ें देनी चाहिए। अब जो अगला है वो है अल्प श्वास। अल्प श्वास क्या है? तो ये भी एक समस्या होती है। गर्भावस्था के अंतिम 1 से 2 महीने में स्त्रियों को लंबी साँस लेने में अधिक परेशानी होने लगती है, उनको अधिक कठिनाई होने लगती है। तो इसी को हम कह देते हैं क्या? इसी को हम कहते हैं अल्प श्वास। तो अल्प श्वास क्या है? जब वही कोई स्त्री सही से मतलब सही साँस नहीं ले पा रही है, मतलब लंबी साँस लेने में उसको कठिनाई हो रही है, तो इसी को हम कहते हैं अल्प श्वास। ख़ास तौर से अधिक चलने सीढ़ी चढ़ने, ऊँचाई पर चढ़ने, इन सब वजहों से साँस लेने में कठिनाई महसूस होती है।
वैसे जो व्यक्ति कम चलते-फिरते हैं, आप देखेंगे कि अगर वो थोड़ा-सा दौड़ देंगे या किसी ऊँचाई पर चढ़ जाएँगे, तो इससे क्या होगा, इससे उनके जैसे साँस फूलने लगता है, वो चढ़ नहीं पाते हैं। तो वही थकावट, वही जो अल्प साँस की समस्या है, एक गर्भवती स्त्री को हो जाती है। अब इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण गर्भाशय का आकार बढ़ने से महाप्राचीरा पेशी पर दबाव पड़ता है, जिससे श्वास की क्रिया ठीक प्रकार से नहीं हो पाती और जो स्त्री है, वो सामान्य अवस्था के समान लंबी श्वास नहीं ले पाती है। ठीक? अब इसके लिए करना क्या चाहिए? तो इसके लिए प्रातःकालीन खुली हवा में टहलना चाहिए। जो एक गर्भवती स्त्री है, सिर्फ़ गर्भवती स्त्री नहीं, सबको सुबह-सुबह अभी जो हमारी खान-पान जो दिनचर्या हो गया है, अगर हम योग, व्यायाम, प्राणायाम ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं, तो हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, ठीक? तो इसके लिए सबको सुबह-सुबह खुली हवा में टहलना चाहिए। खुली में हवा में बैठकर लंबी-लंबी श्वास लेने का प्रयास भी करना चाहिए। अधिक अल्प श्वास अगर हो रहा है तो इसके लिए डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, ठीक? अगला है दंत क्षरण। दंत क्षरण तो संपूर्ण गर्भकालीन अवस्था में गर्भस्थ शिशु अपना पोषण माँ के शरीर से ही प्राप्त करता है। माँ के शरीर का जो कैल्शियम भ्रूण की अस्थियां और दांतों के निर्माण के लिए चला जाता है। यदि गर्भवती माँ को गर्भकाल में अतिरिक्त कैल्शियम नहीं दे रहे हैं तो इसका दुष्प्रभाव दांतों पर पड़ता है। अरे भाई, जितना कैल्शियम हम ले रहे हैं वो हम अपने शरीर के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। अब जब कोई एक साधारण स्त्री है और कोई एक गर्भवती स्त्री है, अगर दोनों ने समान कैल्शियम लिया है तो क्या होगा? जो गर्भवती स्त्री है उसके शरीर में तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो भी कैल्शियम लिया जाता है गर्भावस्था के दौरान, उसमें से जो शिशु के दाँत का निर्माण होता है और जो अस्थियों का निर्माण होता है, वो कैल्शियम जो है बच्चा ले लेता है, ठीक? आपको पता है कि जो हमारे दाँत होते हैं, जो हड्डियाँ होती हैं, वो इसमें जो कैल्शियम होता है इनके निर्माण में सहायक होता है। तो अगर कोई गर्भकाल के दौरान अतिरिक्त कैल्शियम नहीं लेता है, तो उसको ये समस्या देखने को मिलती है। अब कारण क्या हो सकता है? तो गर्भवती स्त्री के आहार में खनिज लवण और विटामिन की कमी हो सकती है। कुपोषण की समस्या भी इससे जन्म लेती है। तो हमें करना क्या चाहिए? वही गर्भस्थ स्त्री को गर्भ शिशु के चौथे माह से ही दांतों का परीक्षण कराते रहना चाहिए और आहार में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया और लौह तत्व हो गए, विटामिन डी हो गया, विटामिन ए हो गया, ये सारी चीजें देते रहना चाहिए, लेकिन परीक्षण भी करवाते रहना चाहिए। दूध और दूध से बने भोज्य पदार्थ भी देना चाहिए। आपको पता है कि जो दूध होते हैं वो कैल्शियम के अच्छे सोर्स माने जाते हैं, ठीक? या सोर्स होते हैं। अगला है यौन स्राव। तो गर्भावस्था में यौन की आंतरिक सतह मोटी तथा लचीली हो जाती है, जिससे कि शिशु जन्म सरलता से हो सके। गर्भाशय ग्रीवा गर्भाशय ग्रीवा में कई ग्रंथियों से सदैव एक चिपचिपा सा पदार्थ स्रावित होता रहता है। इसी को कहते हैं श्लेष्मा, ठीक? इसी को क्या कहते हैं? इसी को श्लेष्मा कहते हैं। सामान्य अवस्था में इसका स्राव केवल इतना होता है कि ये आंतरिक भाग को गीला रख सके, लेकिन गर्भावस्था में ये स्राव की मात्रा बढ़ जाती है। किंतु अगर गर्भावस्था में ये स्राव पीला और गंधयुक्त हो रहा हो तो इसे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। इसका कारण क्या हो सकता है? तो किसी भी प्रकार के संक्रमण से वजाइना स्राव की समस्या उत्पन्न होती है। तो अब हम इसका कर क्या सकते हैं? जैसे अगर स्त्री को क्या करना चाहिए? तो वजाइना की साफ-सफाई करना चाहिए। मल-मूत्र त्यागने के बाद भी वजाइना की साफ-सफाई करना चाहिए।
शौच के लिए साफ पानी का प्रयोग करना चाहिए। चिकित्सक से जो है परामर्श भी लेते रहना चाहिए। तो ये सारे इसके निदान हो सकते हैं। अगली जो समस्या है वो क्या हो जाती है? तो अगली समस्या हो जाती है भोजन के प्रति रुचि में परिवर्तन। आपने देखा होगा ये एक सामान्य सी बात है कि कोई भी स्त्री है वो गर्भावस्था से पहले कई चीज़ों को खा रही होती है। यानी कि उसकी मनपसंद चीज़ें होती हैं। लेकिन गर्भावस्था के दौरान उसे उन चीज़ों से अजीब-सी स्मेल आने लगती है, वो नहीं खा पाती हैं। तो भोजन के प्रति जो रुचि है उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। गर्भकालीन अवस्था में कुछ महिलाओं की खाने-पीने की रुचियों में परिवर्तन आ जाता है। भोजन ही नहीं, अन्य वस्तु जो खाते-पीते हैं यानी कि अन्य वस्तु खाने-पीने में भी उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। उनमें जो है खाने के प्रति उनमें अरुचि उत्पन्न हो जाती है या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके खाने के प्रति जो है उनकी रुचि आ जाती है। वो पहले नहीं खा रहे होते हैं, लेकिन गर्भावस्था के दौरान खाते हैं। जैसे कुछ सामान्य चीज़ें हैं, कच्ची मिट्टी हो गई, खड़िया हो गया, चॉक हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, क्या व्यक्ति इसे हम साधारण से व्यक्ति ये कच्ची मिट्टी, खड़िया, चॉक ये सब खाते हैं? तो नहीं। ये एक गर्भवती स्त्री में गर्भकाल के दौरान ये विकसित होने वाली रुचियाँ होती हैं। कुछ महिलाएँ वैसे होती हैं जो मीठा खाना अधिक पसंद करती हैं, जबकि कुछ ऐसी होती हैं जो तीखा और खट्टा खाना पसंद करती हैं। तो किसी भी खाद्य पदार्थ के प्रति पूरी तरह से वो आरुचि हो जाती हैं, तो किसी खाद्य पदार्थ के प्रति उनकी रुचि बढ़ जाती है। मतलब कि जैसे ऐसा भी हो सकता है कि किसी गर्भवती स्त्री को कोई चीज़ ऐसी हो, जो वो गर्भावस्था के पहले नहीं खाती थी। लेकिन गर्भावस्था में उनकी रुचि में परिवर्तन हुआ और उन्होंने वो चीज़ खाना प्रारंभ कर दिया। ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो पहले तो महिला बहुत खाती है, लेकिन गर्भावस्था के दौरान उसमें उस चीज़ के प्रति आरुचि पैदा हो जाती है। तो भोजन के प्रति रुचियाँ उसकी परिवर्तित हो जाती हैं। कोई भोजन रुचिकर लगता है, तो कोई उनके लिए अरुचिकर हो जाता है। ठीक? अब इसका कारण क्या हो सकता है? तो इस परिवर्तन का जो प्रमुख कारण है वो होता है हार्मोन असंतुलन का, ठीक? अब इसके लिए निदान क्या कर सकते हैं? तो अगर कोई गर्भवती स्त्री उन चीज़ों को अधिक पसंद करती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, तो उसे गर्भवती स्त्री के आस-पास से हटा देना चाहिए। भोजन में जो खाद्य पदार्थ वो रुचि से खाना पसंद करती है, तो उन्हें विभिन्न रूप में संपूर्ण दिन में देते रहना चाहिए। क्योंकि जो रुचिकर भोजन होते हैं, अगर वो लेंगे तो उनका मन प्रसन्न रहेगा। अब एक गर्भवती स्त्री को प्रसन्न रहना कितना आवश्यक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। ठीक? तो उनको जो वो खाना पसंद करती हैं, अगर वो उनके स्वास्थ्य के लिए नहीं हानिकारक है, तो उन्हें विभिन्न रूपों से उनको दिन में देते रहना चाहिए। जिन चीज़ों के प्रति वो अरुचि हों, उन्हें नहीं देना चाहिए, ठीक? तो इस तरह से गर्भावस्था में ये सारी समस्याओं से कुछ न कुछ समस्याएँ प्रत्येक स्त्री को देखने को मिलती हैं। जैसे अभी आपने कितनी समस्याएँ देखी, तो आपने अभी-अभी 11 समस्याएँ देखी। अब इन समस्याओं में किसी को कोई ज़्यादा समस्या होती है, किसी को कम समस्या होती है। हो सकता है 1 आध 2 समस्या किसी को इसमें से हटा भी दिया जाए, जैसे छाती में जलन, ये अल्प श्वास, वैसे तो ये सारी समस्याएँ होती हैं, लेकिन फिर भी किसी-किसी स्त्री में कम होती हैं, किसी-किसी स्त्री में ये समस्या काफ़ी समय तक बनी रहती हैं। इन्हें एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानकर स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अगर ये समस्या उग्र रूप धारण कर रही है तो लापरवाही नहीं करना चाहिए, बल्कि तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, परामर्श लेना चाहिए, उसका उपचार करना चाहिए, निदान करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं, तो ऐसा करने से माँ और शिशु दोनों स्वस्थ रहेंगे। अगर आप इसमें लापरवाही करते हैं, तो इसका माँ के और शिशु के दोनों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
तो ये जो समस्याएँ होती हैं इनको इनका समाधान करना चाहिए, इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक? तो ये हमने देखा क्या गर्भावस्था के कुछ लक्षण और कुछ समस्याएँ जो होती हैं। अब कल की क्लास में हम देखेंगे गर्भावस्था में क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्या कठिनाइयाँ होती हैं। तो कल की चर्चा हमारी इस पर होगी। आज हमने क्या देखा? तो आज की क्लास में हमने ये देखा कि गर्भावस्था के क्या लक्षण होते हैं, मतलब आप किस तरह से ये समझ सकते हैं कि कोई स्त्री प्रेग्नेंट है, कि कोई स्त्री गर्भवती है। और जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो उसको क्या-क्या समस्याएँ होती हैं। आपने जो लक्षण थे उसमें एक क्या देखा, एक प्राइमरी सिम्पटम देखा और दूसरा आपने देखा मेन सिम्पटम। तो आपको ध्यान रखना है प्राइमरी कौन-सा है और मेन सिम्पटम कौन-कौन से हैं, ठीक? साथ ही साथ आप समस्याओं का भी ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जब आप लोग ये जब आप लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं, जैसे कल की जो प्रैक्टिस सेट हुई थी, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत कम लोग आंसर देते हैं। तो अगर आपको आंसर आता है, तो आंसर ज़रूर दिया कीजिए, ठीक? बस आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।